महेश तारा को चिढ़ते हुए बोला, अच्छा अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है। बाकी का गुणगान तुम उस दोनों का बाद में कर लेना। महेश के कहने पर तारा भी जल्दी से तैयार होने लगी और शीशे के सामने चली गई और अपने बालों में तेल लगाने लगी। उसे ऐसे अपने बालों के साथ खेलते चुपके से महेश देखे जा रहा था। न जाने आज उसे क्या हो रहा था। उसका मन तारा के करीब जाने का करता था, पर वो अपने आप को रोके हुए था। तभी तारा तैयार होकर जल्दी से बाहर की ओर जाते हुए बोली, चलो, हमें थोड़ी बाबा की मदद करनी चाहिए। वैसे भी हम यहाँ पर जब आए ही हैं तो हमें 2-3 दिन यहीं पर अपना मन लगाना चाहिए। तारा की बात सुन महेश भी उसकी बातों में सहमति जताते हुए बोला, हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो। ये बोलकर दोनों एक साथ ही दरवाजे से निकलने लगे। जैसे वो दोनों एक साथ निकलने की कोशिश किए, महेश के कंधे से तारा का कंधा लग गया और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक से राजा आकर उसे संभाल लेता है और संभालते हुए कहता है, ओफो दीदी, थोड़ा देख कर, आपकी ये नाजुक शरीर जमीन पर गिरने के लिए नहीं बने हैं। आपको कहीं लगी तो नहीं? राजा की आवाज सुनते ही तारा तो संभल कर खड़े होते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बचा लिया, वरना अभी तो मैं गिर ही जाती। वैसे तुम बड़े कमाल के इंसान हो। लेकिन महेश के अंदर एक अलग सी लहर दौड़ रही थी। उसकी बीवी उसके सामने किसी और की तारीफ किए जा रही थी। वो तारा को बचाने वाला ही था, पर वो राजा जानबूझकर उन दोनों के बीच में आ रहा था, जिससे महेश काफी चिढ़ रहा था। लेकिन वो अपने आप को शांत किए हुए चेहरे पर थोड़ी झूठी मुस्कान बिखेरे हुए था और थोड़ा रूडली ही बोला, तुम ठीक हो ना? अब चलो, हमें बाबा से मिलने भी जाना है, या यहीं पर रुकने का मन है तुम्हारा? बोल दो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। अरे ये तुम कैसी बातें बोल रहे हो? फिर राजा की तरफ देखती हुई बोली, अच्छा तो ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ। इस वक्त हम बाबा से मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल दीदी, मैं हमेशा ही फ्री हूँ। आप जब चाहो हमें एक आवाज दे दो, बंदा हाजिर हो जाएगा। राजा की बात सुन मन ही मन महेश बोला, हाँ हाँ, और काम क्या है तुझे? जब से तारा को देखा है, दीदी दीदी बोल उसके आगे पीछे घूमे जा रहा है। मेरी बीवी भी तो ऐसी ही है, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास कर लेती है। अगर मैं बाबा के गांव ना आया होता तो मैं इस लड़के को अच्छे से बताता कि मैं क्या चीज हूँ, पर मैं यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता हूँ। ये सब राजा की तरफ देख सोचे जा रहा था। तभी तारा ने उसके कंधे को हल्के से हिलाते हुए बोली, अब चलो भी, मुझे जाने को बोलकर तुम क्या सोचने लग गए? तारा की बात सुन महेश आगे बढ़ गया और इतने सब कुछ होने की वजह से वो तारा से नाराज भी था। ये बात तारा कहीं ना कहीं तो नोटिस कर रही थी, क्योंकि वो आज सुबह से ही उसके साथ रूडली ही बातें करता था। लेकिन तारा ने इस वक्त उससे इस बारे में बातें करना सही नहीं समझा और चुपचाप वो उसके पीछे पीछे बाबा और दादी के कमरे में चली गई। दोनों जब दरवाजे पर पहुंचे तो महेश ने दरवाजे को खटखटाते हुए बोला, बाबा हम अंदर आ सकते हैं? अरे दामाद जी आप, अपनी बूढ़ी आवाज में बोलता हुआ उठकर दरवाजे के पास आकर बोला, आपको भला अंदर आने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? ये हमारा गांव है, यहाँ पर यह सब नहीं चलता। आइए, बोलकर उन दोनों को अपने कमरे के अंदर लाते हुए उन्हें बैठने को कहा। बाबा पहले आप बैठिए, हमें आप दोनों से कुछ बातें करनी थी, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। अरे तारा बच्ची, क्या बात करनी है, बोल ना, कोई दिक्कत है क्या? सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं नहीं दादी, हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे ये ले ले। ये बोल तारा एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा देती है। अरे ये क्या? हाँ बोल तारा, इसके अंदर क्या है? वो दरअसल दादी, इसमें कुछ पैसे हैं जो रुक्मणी बुआ ने हमें आपको देने के लिए कहा था। बस और कुछ नहीं है, आप इसे ले लीजिए ताकि हम फ्री हो सके। एक शांत भाव में बोला। रतनलाल जल्दी से वो लिफाफा तारा की तरफ करते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं बाबा कि आपको ये चंद पैसों की ज़रूरत नहीं है, पर सच मानिए, अगर आप ये अपने पास रखेंगे तो उससे हम दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो क्या आप हमारी खुशी के खातिर ये पैसे नहीं ले सकते हैं? प्लीज, बोल उनके हाथों में वो लिफाफा थमा दिए। महेश के इतने रिक्वेस्ट करने से रतनलाल और सुरेखा उन्हें मना नहीं कर सके और वो पैसे ले अपनी अलमारी में रख दिए। फिर रतनलाल बोला,
हम ये पैसे लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे दामाद जी, पर हम आपको मना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर ठीक है। यह बोल सुरेखा की तरफ देखते हुए बोला, अजी अभी तक बच्चों ने कुछ भी खाया नहीं है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, और मैंने इन दोनों के लिए खाना इनके कमरे में भिजवा दिया है। तारा बेटी दामाद जी को लेकर जाओ और खाना खिला दो। अब कल से सारा काम इन्हें ही तो देखना है। क्यों दामाद जी? सुरेखा की बात सुन महेश मुस्कुराते हुए बोला, जी दादी जरूर, मुझे खुशी होगी और मैं आपके कुछ काम आया तो। अच्छा अभी चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बोलकर दोनों उस कमरे से निकल गए और अपने कमरे में आ गए। दोपहर का समय हो गया था। महेश को काफी भूख भी लग रही थी, इसीलिए जैसे ही उसने अपने सामने खाने की प्लेट रखी देखी, वो जल्दी से जूता खोल खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेकर कुर्सी पर बैठ खाना शुरू कर देता है। उसको ऐसे खाते देख तारा से रहा नहीं जाता और वो हंस पड़ती है। उसको ऐसे अपने ऊपर हंसते देख महेश रूडली बोलता है, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे जोरों की भूख लगी थी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब अपने हंसना बंद कर, तुम भी खा लो। बोलकर फिर से सर झुकाकर खाने लगा। लेकिन इस बार तारा को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया। वैसे भी आज सुबह से ही वो नोटिस कर रही थी कि महेश उसके साथ कितनी बेरुखी के साथ बात करता है। इसीलिए वो इस बार अपने गुस्से की वजह से खाना को बिना छुए ही जाकर सीधे बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ऐसे बिना कुछ कहे ऊपर से खाना भी नहीं खाए देख महेश कुछ समझ नहीं पाया और मनी मन बोला, अब इसे क्या हो गया है? इसने खाना क्यों नहीं खाया? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मुझे एक बार देखना चाहिए। यह सोच वो खाने की प्लेट को टेबल पर ही रख हाथ को धोते हुए उठ बेड के पास आकर उससे बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तारा महेश की बातों को सुन उसकी तरफ सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए मनी मन बोली, हाँ बड़ा आया पूछने वाला, पहले तो अपनी बातों से लोगों को दुखी करता है, फिर पूछने भी आता है। तारा के कोई रिप्लाई नहीं देने पर महेश फिर से बोला, क्या हुआ? तुम्हें अपनी आंखों को बड़े बड़े कर मेरी तरफ क्यों देख रही हो? कुछ बोलना है तो बोलो। इस पर तारा झट से बेड पर उठकर बैठते हुए गुस्से से बोली, क्या? अब क्या मैं देख भी नहीं सकती हूँ क्या? उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? मैं आज सुबह से ही नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरी हर बातों पर इतने रूडली जवाब क्यों देते हो? प्यार से भी तो बोल सकते हो ना। पर नहीं, तुम्हें तो प्यार करना आता ही नहीं है, बस हर समय अपना खड़ूसपना दिखाते रहते हो। ये सब वो एक लाइन में बेपरवाह बोल पड़ी। फिर उसे समझ में आया कि उसने क्या बोल दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा नजरें झुका ली। उसकी बात सुनते ही महेश भी बैठ पर बैठते हुए बोला, अच्छा मैंने तुमसे वैसे बात करी, वो तुम्हें दिखाई गई, पर तुम मेरे सामने किसी दूसरे लड़के के बारे में उतना सब तारीफ का पुल जो बांध रही थी, उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, ये नहीं दिखा? हाँ हाँ दिखेगा भी कैसे? मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठा। यह बात बोलते ही तारा की आंखें महेश की तरफ देखने लगी, और एकदम हैरानी भरी आंखों की तरह। ये देखते ही महेश इस बार बोल पड़ा, हाँ मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे भी पता नहीं चला। पर जब तुम मेरे सामने किसी और की तारीफ करती हो तो मुझे यहाँ अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहाँ दर्द होता है। महेश के मुंह से ये सारी बातें तारा को एक सपना सा लग रहा था। वो बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए सारी बातें सुनते जा रही थी। महेश अपने दिल के हाले बयान बोले जा रहा था। जब उसका बोला हो गया तो उसने तारा से पूछा, क्या तुम भी मुझसे? वो इतना ही बोला था कि तभी तारा झट से बेड पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तारा के ऐसा कहने पर महेश बेचारा वहीं बैठा ही रह गया। उसका मुंह एकदम से उतर गया। तारा का ऐसा बिहेवियर महेश को कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए वो उससे बोलता है, तारा तुम ऐसे नहीं सोच सकती हो, पहले तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्लीज तारा, वरना मैं रात भर बस यही सोचता रह जाऊंगा। महेश को इस तरह अपने सवाल के लिए बेसब्र देखकर मनी मन तारा बहुत खुश हो रही थी। पर वो महेश को इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली थी, इसीलिए वो बोली, प्लीज मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। बोलकर सो गई। तारा को इस तरह बिना जवाब दिए सोते देख महेश बहुत निराश हो गया और मनी मन बोला, शायद लगता है इसे मेरी बातों का अच्छा नहीं लगा है। शायद इसके मन में मेरे लिए ऐसा कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए मेरे ये सब कहने पर वो बिना कुछ बोले ही सो गई।
ये सोचकर वो भी कमरे से अपने मोबाइल को लेकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद तारा धीरे से अपने मुंह पर से ब्लैंकेट को हटाते हुए उठकर बैठते हुए खुद में ही बोली, आज इतने दिनों के बाद जाकर उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। वो मुझसे प्यार करने लगा है। मुझे तो यह बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा है, पर मैं भी इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। उसने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। भले ही वो ये सब अनजाने में ही किया, पर मुझे तकलीफ तो होती ही थी ना। अब मैं भी उसे अपने जवाब के लिए थोड़ा सा तो परेशान कर ही सकती हूँ। यह बोल खुद में ही हंसने लगी। इधर जब रुद्र ने पूरे घर में तारा और महेश को नहीं देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। इसलिए उसने सीधे जाकर मेघना से बोला, मेघना, ये तारा और महेश किधर हैं? मुझे आज सुबह से ही वो दोनों कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों अपने कमरे में ही हैं क्या? अरे नहीं, वो दरअसल आज सुबह ही तारा और भाई दोनों ही माँ जी के पैतृक गांव सुहानी के लिए गए हैं। वहां पर उनके चाचा जी की बेटी की शादी है, उसी में गए हैं। मेघना के मुंह से तारा और महेश के बाहर जाने वाली बात सुनकर रुद्र एकदम से सन्न रह गया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो मेघना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तारा और महेश घर से बाहर चले गए और मुझे किसी ने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं हो? रुद्र को इतना गुस्सा देखकर मेघना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। इसीलिए वो अपना काम छोड़ रुद्र के पास आते हुए बोली, प्लीज रुद्र जी, पहले आप ये लीजिए, पानी पीजिए और मुझे बताइए कि आप उन दोनों के बाहर जाने की बात सुनकर इतना क्यों परेशान हो गए। जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया उन दोनों के बाहर जाने से? प्लीज रुद्र जी बोलिए। मेघना के पानी देने पर रुद्र वो गिलास अपने से दूर करते हुए बोला, इस वक्त मेरे पास तुम्हें यह सब बताने का समय नहीं है। पहले मुझे महेश से बात करनी पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। यह बोलकर वो मेघना के सवालों का जवाब दिए बिना जल्दी से वहां से निकल गया। रुद्र को इतना परेशान देखकर मेघना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनके पूछने पर भी रुद्र ने उसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए वो काफी परेशान हो गई और वो भी रुद्र के पीछे चली गई। इधर महेश जब एकांत में खड़ा यह सोच ही रहा था कि कहीं वो तारा को अपने दिल की बात बताकर कुछ गलत तो नहीं किया, कि तभी उसका मोबाइल पर रुद्र का कॉल आ गया। रुद्र का कॉल देखते ही महेश मन में बोला, जीजू का कॉल, लगता है साथ कुछ बात होगी, वरना वो ऐसे तो कभी कॉल नहीं करते हैं। यह सोच जल्दी से कॉल रिसीव कर बोला, हेलो जीजू, प्रणाम। महेश, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसे जरा ध्यान से सुनना। क्या बात है जीजू? आप कुछ परेशान सा साउंड कर रहे हैं। और ऐसी क्या बात है, बोलिए। इस पर रुद्र महेश को समझाते हुए कहता है, दरअसल बात यह है कि आज से कुछ साल पहले मैं अपने जॉब की खातिर एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके साथ झूठा प्यार का नाटक करना पड़ा था, और वो एक लड़की थी। इसलिए मैं अपने मकसद में आसानी से कामयाबी हो गया। वो मेरे झूठे प्यार के झांसे में फंस गई थी। फिर हमारे सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर उसे जेल में डाल दिया। दरअसल वो एक देशद्रोही थी। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन पता नहीं वो जेल से कैसे छूट गई, और इन दिनों वो कहाँ पर है, किसी को इसका कोई आइडिया नहीं है। उसने मुझे कॉल करके एक दो बार धमकी भी दी है कि वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जीजू, मैं समझ रहा हूँ। और मैं ये भी समझ गया कि आप हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें अपना ध्यान रखना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अपना और तारा का पूरा ध्यान रखूंगा। क्या आपने ये सारी बात दीदी को बताई है? नहीं महेश, मैं नहीं चाहता हूँ कि यह सब जानकर मेघना खामखा परेशान हो। और तुम तो जानते ही हो कि वो इन सब बातों से कितना ज्यादा घबरा जाती है। अच्छा ठीक है जीजू, मैं अभी कॉल रखता हूँ। शायद तारा मुझे आवाज दे रही है। और हाँ, आप हम दोनों के बारे में सोचकर परेशान मत होइएगा। मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। यह बोलकर कॉल रख देता है। इधर रुद्र भी कॉल रख जैसे ही मुड़ता है, सामने मेघना को खड़े देख बोलता है, तुम यहाँ पर? यानी कि तुमने सारी बात सुन ली। पर मैंने तुम्हें यह सब इसीलिए नहीं बताई क्योंकि तुम परेशान हो जाती, और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। रुद्र की बात सुनकर मेघना दौड़कर उसके सीने से जा लगी और बोली, मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने पिछले कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में मुझे आप जैसे प्यार करने वाले पति के रूप में जीवन साथी मिला है। मेघना ये बोलकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख रुद्र उसे झट से अपने से अलग करते हुए बोला,
अरे तुम ऐसे रोने क्यों लगी हो? क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। फिर तुम रो क्यों रही हो? रुद्र की बात पर जवाब देते हुए मेघना कहती है, ये खुशी के आंसू हैं जो छलक पड़े। आपने कुछ नहीं किया है, बोलकर मुस्कुराने लगी। यह सुनकर रुद्र थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, ओफो, तुम लड़कियों का भी ना एक यही प्रॉब्लम होती है। तुम खुशी में भी रोती हो और गम में भी। पता ही नहीं चलता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। अब जब तुमने बोल ही दिया है कि तुम में मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मुझे कुछ मिल सकता है। ये बोल वो मेघना के करीब बढ़ने लगा। ये देख मेघना झट से रुद्र की छाती पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहती है, अब हम अकेले नहीं है, अब हमारा बेबी भी हमारे साथ ही रहता है। वो देखेगा तो क्या कहेगा? यह सुनकर रुद्र मेघना को अपनी बाहों में भर कहता है, वो हमारे प्यार की निशानी है और वो भी समझता है कि उसके पापा उसकी मम्मी से कितना ज्यादा प्यार करता है, समझी? इस पर मेघना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो अब अभी से ही राधिका को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। आप और आपकी गुड़िया दोनों एक टीम में और मुझे अलग कर दिया। इस पर रुद्र कहता है, मैं और गुड़िया एक टीम में हैं, पर तुम तो मेरी जान हो, और जान भला किसी के जिस्म से कभी अलग हुआ है? ये बोल वो मेघना को अपनी बाहों में भर कसकर गले से लगा लेता है। मेघना भी रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। इधर राजीव काजल को बार बार जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसको काजल के द्वारा छोड़कर चले जाने का काफी गुस्सा भरा हुआ था दिल में। इसी वजह से वो काजल से दूर दूर भागता रहता था। लेकिन काजल ने जब से राजीव को देखा था, वो उससे रहा ही नहीं जा रहा था। हाँ, ये बात सच थी कि उसने ही राजीव को छोड़ यहाँ चली आई थी, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि वो आज तक राजीव को उतना ही प्यार करती थी जितना कि पहले किया करती थी। इसीलिए जब उसके सामने राजीव आ गया, तो वो उससे एक बार बात करना चाहती थी, पर राजीव था कि उससे मिलना तक नहीं चाहता था। दोपहर का वक्त था। राजीव की मीटिंग उसी होटल में होनी थी, उस क्लाइंट के साथ। इसीलिए राजीव को ना चाहते हुए भी वापस उसी होटल में लौटकर जाना पड़ा, जहाँ से वो सुबह ही निकल गया था, ताकि उसके सामने काजल ना आ जाए। वो बेईमानी अपने कमरे में गया, वहां पर से अपने बैग में से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल निकाला और अपना लैपटॉप लेकर होटल के लॉन में आ गया, जहां पर एक टेबल पर उसका क्लाइंट बैठ कर उसी के आने का वेट कर रहा था। राजीव वहां जल्दी से पहुंच बोला, गुड आफ्टरनून सर, मैं सॉरी चाहता हूँ मेरी वजह से आपको इतना वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं मिस्टर राजीव, हम भी अभी अभी आए हैं, कोई खास टाइम नहीं हुआ है। तब चलिए हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स। ये बोलकर जैसे ही वो अपना लैपटॉप खोला, तो उसके शीशे में उसे काजल की झलक दिखाई दी, जिससे वो फिर से एक अलग ही दुनिया में चला गया, जिससे उसके जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। और वो झट से मुड़कर पीछे देखता है, जहाँ पर काजल खड़ी बस उसी की ओर देख रही थी। राजीव का ध्यान इधर उधर होते देख क्लाइंट बोला, आर यू ओके मिस्टर राजीव? लगता है इस वक्त आप कुछ बेहतर फील नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम कुछ देर बाद मीटिंग कर सकते हैं। राजीव जल्दी से अपने आप को मजबूत करते हुए काजल को इग्नोर कर क्लाइंट से बोला, नहीं नहीं सर, आई एम फाइन। वो बस थोड़ा सा हेडेक था और कुछ नहीं। मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये बोलकर वो लैपटॉप ऑन कर लिया। फिर राजीव ने पूरी मेहनत के साथ वो सारी प्रेजेंटेशन को क्लाइंट को दिखा, उसे समझाया। क्लाइंट भी राजीव के प्रोजेक्ट को सुनकर उसे समझकर काफी खुश हुए, और फाइनली राजीव को अपनी कंपनी का 50% का भागीदार बना लिया और इस नाम की एक पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। राजीव अपनी प्रेजेंटेशन से काफी खुश था, और जब उसका सारा काम पूरा हो गया, तो एक बार फिर से पीछे देखा, जहाँ पर काजल अभी भी एकटक खड़ी खड़ी उसी को देखे जा रही थी। लेकिन राजीव उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए क्लाइंट के जाने के बाद अपना लैपटॉप बंद कर बैग में रखा और अपने कदम को तेजी से बढ़ाते हुए काजल को इग्नोर कर जाने लगा। लेकिन आज काजल ने भी ठान लिया था कि उसे एक बार राजीव से बात करनी ही है, तभी उसके मन को तसल्ली मिलेगी। इसलिए वो राजीव के पीछे दौड़ती हुई जाने लगी और पीछे से ही बोली, राजीव, प्लीज राजीव, एक बार मुझसे बात तो कर लो। फिर मैं सच बोलती हूँ, कभी भी तुम्हें अपना शकल तक नहीं दिखाऊंगी। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। काजल बोलते बोलते उसके पीछे पीछे दौड़ भी रही थी, पर राजीव उससे किसी भी सवालों का कोई जवाब दिए बिना तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। और वो तेजी से सामने वाली सड़क को क्रॉस कर लिया। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से
काजल की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। काजल की आवाज सुनते ही राजीव झट से अपने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके हाथों से बैग छूट गया और वो एकदम सन्न रह गया। वो भी चीखता हुआ काजल की तरफ दौड़कर आया और जोर जोर से रोते हुए जाकर काजल के सर को अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब काजल राजीव का पीछा करते हुए वो सड़क क्रॉस कर रही थी, तभी उसका ध्यान सामने से आ रही गाड़ी पर नहीं गया, और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गाड़ी के सामने आ गई, और अचानक गाड़ी के सामने आ जाने के कारण उसका गाड़ी से टक्कर हो गया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जमीन पर गिर गई। उसके सर से काफी खून भी बह रहा था। राजीव ये देखकर एकदम पागल सा हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, वो क्या करे। बस रोए जा रहा था और काजल को उठने के लिए कह रहा था। लेकिन जब वो कुछ देर तक काजल को उठाता रहा और वो नहीं उठी, तो वो पागलों की तरह उसे अपनी गोद में उठाकर इधर से उधर दौड़ने लगा और खुद में ही बोला जा रहा था, तुम बिल्कुल मत घबराना काजल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। बस हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देगा। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अगर तुम्हारी बात सुन ली होती तो ये सब होता ही नहीं। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन तुम बस ठीक हो जाओ। ये सब कहते कहते वो हॉस्पिटल जा पहुंचा, और हॉस्पिटल के अंदर दौड़ते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए काजल को अपनी गोद में लिए बढ़े जा रहा था। राजीव का शर्ट पूरा काजल के खून से भीग चुका था। उसके शर्ट में इतना खून लगा देख जल्दी से एक डॉक्टर उसके पास आते हुए पूछा, ओह माय गॉड, इनके सर से तो काफी खून बह गया है। वार्ड बॉय, जल्दी से इन्हें इमरजेंसी में लेकर आओ, जल्दी से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजीव डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज डॉक्टर देखिए ना क्या हो गया है। इसे मैं कब से उठा रहा हूँ, पर यह है कि जग ही नहीं रही है। आप जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए ना। मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा, आप जितना बोलोगे मैं उतना पैसा ला कर दूंगा। राजीव एकदम से दिमाग से सुन्न हो चुका था। वो पागलों की तरह बके जा रहा था। उसका ऐसा हालत देखकर डॉक्टर उसे बेंच पर बिठाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख सांत्वना देते हुए बोला, देखिए आप पहले अपने आप को शांत कीजिए, और आप अपने घर वालों में से किसी को यहाँ पर बुला लीजिए। वो ठीक हो जाएगी, तब तक आप यहीं पर बैठिए। डॉक्टर ये बोलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद राजीव फूट फूट कर वहीं पर रोने लगा और भगवान से कहने लगा, प्लीज भगवान जी, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दे दीजिए। इस सब में सब गलती मेरी ही थी। मेरी वजह से आज काजल इस जगह पहुंच गई है। आप उसको खुश मत होने दीजिएगा, प्लीज भगवान। वो ये सब बोल बोल कर बहुत रो रहा था। तभी उसकी मोबाइल पर मेघना का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर पहले तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉल उठा सके, सारी बात बताए। लेकिन फिर जब मेघना ने दोबारा कॉल किया, तो राजीव कॉल उठाते ही बहुत रोए जा रहा था। राजीव को रोते हुए सुन मेघना एकदम से घबरा गई और जल्दी से दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर रुद्र से कहती है, रुद्र जी देखिए ना, मैंने राजीव जी को कॉल किया तो वो रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। आप एक बार बात करके पूछिए ना, क्या बात है। मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मेघना की बात सुनते ही रुद्र अपना सारा काम छोड़ जल्दी से मेघना के हाथों से मोबाइल लेते हुए राजीव से पूछता है, हेलो राजीव, क्या हुआ। अभी मेघना बोल रही थी कि तुम रो रहे थे, क्या हो गया, प्लीज मुझे बताओ। राजीव रुद्र की आवाज सुनते ही बोल पड़ा, प्लीज रुद्र, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझसे यहाँ पर कुछ भी नहीं संभाला जा रहा है। रुद्र राजीव की आवाज सुनकर कुछ न समझते हुए बोला, पहले तू रोना बंद कर और फिर मुझे बता, आखिर हुआ क्या है। तेरे जैसे इंसान रो रहा है, जरूर कुछ बहुत बड़ी बात हुई है। यार, काजल का एक्सीडेंट हो गया है। उसका एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है। उसके सर से बहुत सारा खून भी बह गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यार, उसे कुछ भी नहीं होगा ना। रुद्र काजल का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, और वो राजीव से बोला, काजल का एक्सीडेंट हो गया, पर तू तो बंगलौर गया है ना, क्या काजल वहीं पर है। इस पर राजीव रोते हुए बोला, हाँ यार, काजल यहीं पर थी, और आज उसकी जो भी हालत है वो सबका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मुझे मन करता है कि मैं खुद को ही कुछ कर लूं। राजीव की ये सब बातें सुनकर रुद्र से समझाते हुए कहता है, देख राजीव, पहले तू शांत हो जाओ और ये सब सोचना छोड़, काजल का ध्यान रखो। हम सब माँ समय तक पहुँचते हैं। इस वक्त सिर्फ काजल के पास तुम ही हो, इसलिए तुम्हें खुद को संभालना होगा ताकि काजल को संभाल पाओ, समझे।
इसीलिए ये सब सोचना छोड़ो और हिम्मत से काम लो। हम सब आ रहे हैं। यह बोलकर रुद्र कॉल रख दे मेघना की तरफ देख जल्दी जल्दी अपना कुछ सामान पैक करने बोलता है। रुद्र जी, पर क्या हुआ है? आखिर में राजीव जी इतना रो क्यों रहे थे? और हाँ, सभी वहां पर क्यों जा रहे हैं? मेघना के इतना पूछने पर रुद्र उसे जल्दी जल्दी सारी बातें बताते हुए कहता है कि वो तब तक काजल की माँ को जाकर ले आता है। तब तक वो माँ को भी सारी बात समझा दे और तारा सभी से कह दे कि कुछ दिन तक माँ और पापा का अच्छे से ध्यान रखे। मेघना भी जल्दी से रुक्मणी के कमरे में जाकर उनसे सारी बातें कर लेती है और सितारा को भी समझा देती है कि बिना किसी को पहचाने बगैर दरवाजा नहीं खोलने देना। आखिर में रुद्र के परिवार वालों पर रुचिका नाम की मुसीबत इस वक्त भी थी, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसीलिए रुद्र कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। इसलिए वो जाने से पहले अपने स्टेशन पर कॉल कर अपने घर पर 2 हवलदार बुलवा लिया। इधर राजीव वहीं बैठे बैठे खुद को अभी दोस्त दे ही रहा था कि तभी अचानक से ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स दौड़ते हुए निकली और राजीव के पास आई और जल्दी से बोली, देखिए पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। उन्हें अभी भी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना होगा। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में इस टाइप का ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो आप जल्दी से जाकर इस ब्लड को लेकर आइए। नर्स की बात सुनकर राजीव जल्दी से खड़े होते हुए बोला, नर्स, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप मेरा ब्लड ले सकती हैं। प्लीज जल्दी से चलिए, मैं ब्लड दूंगा। ओके, चलिए मेरे साथ। यह बोलकर नर्स अपने साथ राजीव को एक रूम के अंदर लेकर चली गई, जहाँ पर वो उसका ब्लड निकाल काजल को चढ़ाती है। राजीव जल्दी से जाकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। वो कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाता था, पर आज वो काजल के लिए वो सब करने को तैयार था जिससे उसकी जान बच सके। राजीव जल्दी से उठकर नर्स के साथ चल देता है। नर्स उसको आकर बेड पर लेटने को कहती है और फिर उसके शरीर से ब्लड निकालने वाली मशीन लगा देती है। राजीव के शरीर से ब्लड निकल काजल के शरीर में जा रहा होता है। तभी राजीव काजल की तरफ देखते हुए अपने उन दिनों में हो जाता है जब वो और काजल एक साथ बहुत खुश रहा करते थे। इधर महेश रतन लाल के पास जाकर बैठ गया और उनसे बात करते हुए बोला, बाबा, अगर कुछ काम हो तो हमें भी बताइए। हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे तो हमें खुशी होगी। महेश की बात वही कुछ दूरी पर काम कर रही सुलेखा सुन लेती है और हंसते हुए महेश के पास आकर कहती है, बेटा, आप यहाँ के दामाद हैं और हम दामाद से कुछ काम नहीं करवाते हैं, इसलिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस घूम कर देखिए कि सारा काम सही से तो हो रहा है ना। प्लीज, मुझे यूं बिना कुछ काम के ऐसे बैठा नहीं जा रहा है। अभी घर में इतना सारा काम है, कुछ तो काम मुझे भी दे दीजिए। तभी सुरेखा जी बोली, अब जब आप इतना बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, एक काम है जो हम चाहते हैं कि वो आप और तारा बिटिया ही करें। हाँ दादी, बोलिए, क्या काम है? मैं कर देता हूँ, बोलकर खड़ा हो गया। दरअसल कल शादी है, इसलिए बाकी का सारा काम तो हो गया है, लेकिन कुछ सोने की आभूषण खरीदने अभी बाकी रह गए हैं। हम चाहते हैं कि आप और तारा जाकर बगल में ही एक अच्छी सुनार की दुकान है, वहां से कुछ सोने का आभूषण खरीद लाइए। जी दादी, मैं अभी जाता हूँ। इसमें तारा को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे बोले से वो वैसे भी मेरे साथ जाना भी नहीं चाहती है। नहीं नहीं दामाद जी, गहने सब जितने अच्छे तरीके से औरत खरीद सकती है, उतने अच्छे से आपको सब नहीं खरीद पाएंगे। ये बोल तारा को आवाज देते हुए अपने पास बुलाई। इधर रुद्र और मेघना भी शाम होते होते बेंगलोर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। रुद्र मेघना से कहता है, मेघना, तुम यहीं पर राधिका के साथ रुको, मैं जाकर कैब बुक करता हूँ। फिर जल्दी से रुद्र गाड़ी कर आता है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो जल्दी से चलते हुए अंदर जाकर राजीव को ढूंढने लगता है, पर उन्हें राजीव कहीं भी दिख नहीं रहा होता है। तब मेघना कहती है, रुद्र जी, राजीव जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पर होंगे? इस पर रुद्र कहता है, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, रुको रिसेप्शन पर से पता करता हूँ, शायद पता चल जाए। यह बोलकर वो रिसेप्शन के पास जा ही रहा था कि तभी एक रूम से राजीव धीरे धीरे चलता हुआ निकलते सामने से आ रहा था। और जैसे उसने रुद्र को सामने देखा, वो दौड़कर उसके पास आकर उसके गले लग बहुत रोने लगा। यार, काजल को कुछ होगा नहीं ना? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आज उसकी जो भी हालत है, वो सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। राजीव ये सब बोल रोए जा रहा था। अभी रुद्र उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से काजल की माँ ने गुस्से भरी आवाज में बोली,
बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। आज तक भले ही मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी, पर कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि वो सुरक्षित है। पर देखो आज फिर से वो तुम्हारी वजह से किस हालत में जा पहुंची है। मौत से लड़ रही है मेरी बेटी। आज अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब बोल रोने लगी। मेघना अपनी बेटी को गोद में लिए काजल की माँ को भी संभाल रही थी और उसे इस समय खुद को भी मजबूत रहने को कह रही थी। अब सभी बस इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर बाहर आएंगे और काजल के बारे में बताएंगे। करीब 1 से 2 घंटा बीत जाने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। उन्हें बाहर निकलते देख सभी खड़े हो गए और राजीव तेजी से डॉक्टर की तरफ दौड़ते हुए गया और उनके कंधे को पकड़कर हड़बड़ाकर पूछा, डॉक्टर डॉक्टर कैसी है अब काजल? वो बिल्कुल ठीक है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना, काजल कैसी है? राजीव को इतना परेशान देख रुद्र से संभालते हुए उसके कंधे को पकड़कर कहता है। राजीव तुम अपने आप को संभालो। फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर ऑपरेशन अच्छे से हो गया है ना? काजल कब तक होश में आ जाएगी? हाँ हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाती हम अभी कुछ क्लियर नहीं बता सकते हैं। वैसे अब वो खतरे से बाहर है, पर कुछ डाउट है जो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप सभी भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। यह बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद काजल की मां रोते हुए बेंच पर बैठ गई। उन्हें रोते हुए देख मेघना हाथ में अपनी बच्ची को संभाले काजल की मां के पास जाकर बैठते हुए बोली, देखिए आंटी, काजल की इस हालत को देखकर हम सबके लिए भी हिम्मत से काम लेना सरल नहीं है। पर इस वक्त अगर हम सब कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको भगवान पर भरोसा रखिए। काजल को कुछ घंटे में होश आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह मत रोइए। मैं जानती हूँ मेघना, पर मैं क्या करूँ? अपनी बच्ची को इस हालत में आंखों के सामने देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे हिम्मत रखूं। लगभग 1-2 घंटे तक सब वहीं पर किसी तरह समय बिता रहे थे। राजीव भाई हॉस्पिटल के बगल में एक मंदिर था, वहां पर जाकर भगवान से काजल की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद वो जब हॉस्पिटल आया तब उसे पता चला कि काजल को होश आ चुका है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई और वो दौड़ते हुए काजल जिस वार्ड में शिफ्ट हुई थी उधर चला गया। जब वो वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा तो सभी अंदर काजल के आसपास ही थे। सबको देखकर राजीव भी जल्दी से कमरे के अंदर जाते हुए काजल की आंखों के सामने जा उसे खुशी से पूछा, अब कैसी हो काजल? मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से तुम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। राजीव के पूछने पर काजल पहले तो अपनी आंखों के सामने सभी को एक एक कर देखने लगी। फिर कुछ देर बाद वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ ये कौन है और ये लड़का कौन है? मैं इसे नहीं पहचानती हूँ, पर ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है कि उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है? काजल ने जैसे ही ये बोला वहां पर खड़े सारे लोग एकदम से सन्न रह गए और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काजल ऐसा क्यों बोल रही है। राजीव भी कुछ समझ नहीं पाया और जल्दी से वो डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाने लगा। जब डॉक्टर आए तो वो काजल को पहले कुछ देर चेक किए, फिर बाहर से कुछ दूरी पर जाकर राजीव और बाकी के लोगों से बोले, देखिए मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर के मुंह से डर वाली बात सुनकर थोड़ा राजीव घबरा गया और घबराते हुए ही डरते हुए पूछा, मतलब क्या है डॉक्टर आपका? आप बोलना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए आपको इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा, पर सच तो यही है कि काजल अपना कुछ सालों की मेमोरी खो चुकी है, इसलिए वो अपनी माँ को तो पहचान रही है, पर हाल फिलहाल में उसके साथ जो भी हुआ है या जिससे भी वो मिली थी वो सारी बातें भूल चुकी है, इसलिए वो आप दोनों को नहीं पहचान रही है। उसकी लाइफ फिर से 2-3 साल पहले जा चुकी है। इन 2-3 सालों के बीच हुई हर बात वो भुला गई है। इसीलिए अब आप दोनों उसके साथ उसी तरह बर्ताव करना होगा जिससे कि वो नॉर्मल है। नहीं तो अगर उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही राजीव के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो और वो एकदम से सुन पड़ गया और जमीन पर बेसुध होकर गिर गया। उसको बहुत बड़ा झटका सा लग गया। इतने दिनों के बाद वो काजल से मिला था और अब काजल उसे पहचान ही नहीं पाएगी। उसके लिए एक सजा से कम नहीं था। रुद्र उसे दौड़कर संभालते हुए उससे बोला, प्लीज राजीव तुम इस तरह मत रो, सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है, देखना
काजल को तुम्हारे प्यार की बदौलत सब याद आ जाएगा और वो बहुत जल्द तुम्हें पहचान जाएगी। लेकिन राजीव रुद्र को पकड़े रोए जा रहा था और अपनी आंखों के सामने काजल की वो हालत देख मन ही मन बहुत तकलीफ में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बहुत दिन के बाद वो खुद को काजल के दुख से उबार पाया था और फिर एक बार वो उसके सामने होकर भी नहीं होगी। ये बात सोच सोच कर उसे रोना आ रहा था। मेघना भी बहुत उदास हो गई और मन ही मन बोली, प्लीज भगवान, आप जल्दी से काजल को ठीक कर दीजिए और राजीव जी और उसे फिर से एक बार मिला दीजिए। वो बहुत दुखी हो गए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, आपको सब ठीक कर देंगे। चूंकि आज रतनलाल की बेटी की मेहंदी थी, इसलिए सभी काफी लेट तक जगे रहे और खूब मजा किया। तारा ने भी मेहंदी अपने हाथों में लगवाया। लगभग रात के 2 बज चुके थे, इसीलिए रतनलाल सभी को कुछ देर आराम करने को बोले और महेश से भी बोले कि कुछ देर जाकर सो जाइए, दिन भर आपने काम किया है। रतनलाल के कहने पर महेश भी अपने कमरे में चला गया। जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था, वाकई आज वो सच में बहुत थक गया था। दिन भर इधर से उधर करता ही रहा, इसलिए जब वो कमरे में आया तो बेड पर झट से जाकर लेट गया और अपनी आंखों को बंद करते हुए खुद में ही बातें करते हुए बोला, सच में आज दिन भर काफी भाग दौड़ हो गई है। पूरा शरीर दर्द हो रहा है। अब लगता है कुछ देर सोना ही पड़ेगा। महेश अपनी आंखें बंद कर ये सारी बात बोल रहा था। तभी उसके पैर को किसी ने हाथ लगाया। अपने पैर पर किसी और का स्पर्श महसूस कर झट से अपनी आंख खोल ली और सामने तारा को बैठे देख बिल्कुल हैरान रह गया। तुम तुम मेरा पैर क्यों छू रही हो? और तुमने तो मेहंदी लगाई हुई थी ना? थोड़ा अचरज से पूछा। तभी तारा बोली, पहले तुम लेट जाओ। यूं मेरे छूते ही उठकर क्यों बैठ गए? वो मैं जब कमरे में आई तो तुम खुद में ही बोल रहे थे कि तुम्हारा पूरा शरीर दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा दबा देती हूँ, इससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। वो तो मैं बस पर तुमने तो अभी मेहंदी लगवाई थी ना, उसे धो दी? अभी कहाँ लगवाई थी, अब तो वो सूख भी गई है, इसीलिए धो ली। वैसे तुम अब बातें ही करोगे या लेटोगे भी? चलो मैं जल्दी से ये मुंह वाली स्प्रे लगा देती हूँ, इससे सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये बोल तारा आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी महेश उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, मुझे अभी भी अपने सवालों का सही जवाब नहीं मिला है। तारा महेश के बात पूछने पर उसको एकदम से नासमझी की तरह देखते हुए बोली, मतलब मैं समझी नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? इस पर महेश थोड़ा सा अपनी जगह पर से खिसकता हुआ तारा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये बात तो मैं समझ गया कि तुमने उस दिन मेरे सवालों का जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज तुम मेरे दर्द को देखकर उस पर मरहम लगाने आ गई, वो भी अपनी मेहंदी धोकर। ये बात मुझे हजम नहीं हो पा रही है। इसे मैं क्या समझूं? तुम ही मुझे बता दो। जब पूछता हूँ तो बिना जवाब दिए ही चली जाती हो, और जब अपने मन को समझा लेता हूँ तो फिर कंफ्यूज करने आ जाती हो। तारा महेश की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। उससे रहा नहीं गया। वैसे भी वो सही बोल रहा था कि कब से वो कंफ्यूज ही तो घूम रहा था। अब इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? सॉरी, वो मुझसे रहा नहीं गया तुम्हारी ये हालत देखकर। मैं आती हूँ 1 मिनट में, बोलकर बेड पर से उठकर जाने लगी। लेकिन महेश के सवालों का जवाब अभी भी उसे नहीं मिला था, इसलिए वो तारा की कलाई को छोड़ने की बजाय जोर से पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वो अपना बैलेंस खो महेश के ऊपर गिर जाती है और महेश बेड पर। जैसे ही तारा महेश के ऊपर गिरती है, उन दोनों की आंखें एक दूसरे के चेहरे को बस देखने लग जाती हैं। फिर महेश तारा की जुल्फों को धीरे धीरे अपने हाथों से उसके कानों के पीछे करता है, लेकिन तभी तारा झट से अपनी नजर चुराते हुए खुद को महेश के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है। पर महेश उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर तारा उसके चेहरे को देखने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे उठना है। लेकिन तभी महेश कहता है, अच्छा तो तुम्हें उठना है, पर मैं तो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक कि तुम मेरी आंखों में देखकर यह ना बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। बल्कि तुम अपना देख लो, अगर तुम जा सकती हो तो चली जाओ। ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो कसकर मुझे पकड़ रखे हो, फिर बोलते हो कि मैं जा सकती हूँ तो चली जाऊं। छोड़ो मुझे। पहले सच बताओ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तारा महेश की बातों को सुनते ही तारा झट से बोलने लगती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन महेश उससे कहता है, यही बात तुम मेरी आंखों में देखकर एक बार कह दो, फिर मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। महेश के कहने पर तारा उसकी आंखों में देखकर बोलना तो चाहती है,
और उसके होंठ से निकल जाता है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। उसके होंठ से ये बात सुनते ही महज को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो तारा को अपने और करीब लाते हुए बोला, अभी क्या कहा तुमने? प्लीज एक बार फिर से बोलो। इस पर तारा उसके करीब बढ़ते हुए झूठ मूठ का बोलने का नाटक कर डर से उसे खुद को छुड़ाते हुए उठकर नीचे भागते हुए बोली, नहीं बोलूंगी। अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। ये बोल वो हंसने लगी और खुद को बचाते हुए वही कमरे में भागने लगी। महेश भी कहाँ पीछे रहने वालों में से था। वो भी तुरंत उठकर तारा के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तारा आगे भागती जाती, महेश उसके पीछे पीछे भागते जाता। कुछ देर तक भागने के बाद महेश फाइनली तारा को पकड़ लेता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इस बार महेश तारा के ऊपर था और अपने एक हाथों से उसके कमर को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसके एक हाथ को। फिर उसके करीब जाते हुए बोला, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। अब बोलो, क्या बोली थी तुम? प्लीज, सॉफ्टली बोला। तारा महेश के दिल में खुद के लिए इतना प्यार देखकर तारा की आंखों से आंसू छलक गए। बस वो महेश के चेहरे को देखती रही और आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तारा की आंखों से आंसू बहते देख महेश जल्दी से उठकर बैठ गया और तारा की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। शायद मैं अपनी लिमिट से आगे बढ़ गया, पर तुम रो मत। महेश के सॉरी कहने पर तारा उठकर बैठते हुए कहती है, ये आंसू खुशी के हैं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो तुम्हें मेरे छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ा संदेह भरे शब्दों में बोला। महेश के पूछने पर तारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, दरअसल मैं तुमसे आज तक नहीं बल्कि उस दिन से प्यार करती हूँ जब तुमने मुझे उस दरिंदे से बचाया था। पर मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे करती उससे पहले मुझे इस बात का पता चल गया कि तुम कभी भी प्यार नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक बार प्यार में धोखा खा चुके हो। तब मैंने सोचा अगर मैं बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा हमारे बीच जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये बात अपने आप में ही छिपा ली। लेकिन फिर हम दोनों की शादी हो गई। सभी को लगता है कि हमारे बीच बहुत प्यार है, पर सच तो यह था कि तुमने सिर्फ अपनी दीदी के खातिर शादी कर ली, यह सोचकर कि कहीं शादी करनी ही है तो चलो मुझे से सही। तारा की ये सारी बातें सुनकर महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो कि तारा उसे प्यार करती है या इस बात से दुखी कि वो इतने दिनों तक अनजाने में ही सही उसे तकलीफ पहुंचाता आ रहा है। लेकिन फिर वो कुछ देर तक बस तारा को यूं ही देखने के बाद धीरे से जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए तारा के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने आज तक तुम्हें कितना तकलीफ पहुंचाया है, और शायद मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा। पर मैं एक बात की प्रॉमिस तुमसे अब करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, और मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सारी पहले की बातें भूल जाओगी। क्या तुम मुझे अपने इस लाइफ में आने की इजाजत दोगी? क्या मुझे खुद को प्यार करने की इजाजत दोगी? महेश के इतने अच्छे से प्रपोज करने से तारा काफी खुश हो गई और वो महेश के चेहरे को देखते हुए वही खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ सर हामी में हिलाते हुए बोली, मैं सिर्फ इसी लाइफ में ही नहीं बल्कि मैं हर बार की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही आने की इजाजत देती हूँ और किसी को नहीं। आई लव यू महेश। तारा के आई लव यू कहने पर महेश झट से उठकर बेड पर बैठते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और बहुत ही प्यार से उसके होठों को किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो तारा को बेड पर लेटा उसकी गर्दन पर भी किस करने लगता है। तारा को यह सब एकाएक बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कराता है, इसीलिए वो महेश का साथ नहीं दे पाती है और बस खुद को संभालने में लगी हुई है। ये बात महेश को समझ आ जाती है और वो तुरंत तारा से थोड़ा दूर होते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तारा, और मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा कि मेरी किसी भी हरकत से तुम्हें तकलीफ हो, फिर चाहे वो तुम्हारे करीब आने वाली ही बात क्यों ना हो। अगर तुम इस सब में नर्वस हो तो मैं उस समय तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम खुद इन सब के लिए रेडी ना हो जाओ। महेश की ये बात सुनते ही तारा उससे लिपट जाती है और उसे समझने के लिए थैंक्स बोलती है। काजल अपनी माँ से कहती है, माँ वो लड़का कौन था और वो मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहा था, जैसे कि वो कोई मेरा अपना हो। मैं तो उसे जानती तक नहीं। तो फिर अपने सर पर हाथ रखते हुए धीरे से पूछी, बेटा तुम वो सब छोड़ो, देखो तुम्हारे सर पर कितना ज्यादा चोट लगा हुआ है और तुम्हारी बात करने से उस पर असर पड़ रहा है।
इसलिए अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। वो होगा कोई, शायद गलती से तुम्हें अपना कोई समझ बैठा होगा। देखो वो चला गया ना। हाँ माँ, आप शायद सही ही बोल रही हैं। वो गलती से ही मुझे वो सब कह रहा था। वैसे माँ, रुद्र कहाँ है? मैं जब से होश में आई हूँ उसे एक बार भी नहीं देखा है। रुद्र का नाम काजल के मुंह से सुनते ही वो थोड़ा सकुचा जाती हैं, पर वो इस समय काजल की हालत देखते हुए उसे कहती हैं, वो रुद्र, वो बाहर तुम्हें डिस्चार्ज होने वाले कागज सबकी फॉर्मेलिटी कर रहा है। तुम रुको, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर वो उस रूम से जल्दी से बाहर आ खड़ी हो गई और मेघना की तरफ देखने लगी। काजल की माँ को मेघना अपनी ओर देखते देखी तो वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी और बोली, आपको मुझे देखकर गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी जी। काजल ने आपसे अंदर क्या कहा मैंने सब सुन लिया है और मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो इस समय हम सबको भूल चुकी है। उसे याद है तो बस रुद्र के साथ वाली बात। अगर उसे ठीक करने के लिए कुछ दिन रुद्र को उसके साथ रहना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से काजल ठीक हो जाए ताकि वो अपने प्यार यानी कि राजीव को पहचान सके। जब से राजीव जी ये जाने हैं कि काजल उन्हें भूल गई है, तब से वो बस एक कोने में बैठ खुद को ही सजा दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच मेघना। तुम नहीं जानती हो कि आज तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। बस एक बार काजल किसी तरह ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। रुद्र हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर काजल को डिस्चार्ज करा लिया। काजल भी रुद्र को अपने साथ में देखकर बहुत खुश थी। फिर रुद्र काजल से बोला, काजल देखो, तुम इस वक्त बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से ठीक होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें खुद का बहुत ख्याल रखना होगा। काजल रुद्र को अपने बारे में सोचते हुए देख मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना, तो फिर मुझे क्या जरूरत है खुद का ख्याल रखने की। अभी वो ये सब बोल आगे कुछ और कह पाती, उससे पहले ही उसकी नजर वहीं बगल में खड़ी मेघना और राजीव पर पड़ गई। उसे देखते ही काजल एक बार के लिए फिर से सोच में पड़ गई और अपने माथे पर जोर देते हुए रुद्र से पूछी, रुद्र, ये लोग कौन है और ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा भी नहीं है। रुद्र काजल की बात सुनते सुनते राजीव और मेघना की तरफ देखा। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, पर तभी मेघना ने आंखों से उसे ये जताते हुए बोली कि वो उनके साथ है। तब जाकर वो काजल से बोला, ये दरअसल माँ की दूर की एक रिश्तेदार की बेटी है और ये उनके भाई हैं। इनका नाम मेघना और इनके भाई का नाम राजीव है। सोचा अगर यहाँ पर मुझे कोई काम पड़े, इसीलिए इन्हें भी साथ में ले आया। उन दोनों का नाम सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे कि वो ये नाम पहले से ही जानती हो, पर फिर बोली, वो अच्छा, वैसे आप दोनों रुद्र का इतना साथ दिए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे रुद्र, हम घर कब जा रहे हैं? काजल की बातों का जवाब देते हुए रुद्र बोला, बस अब कुछ ही देर में हम निकल रहे हैं। इस वक्त तुम अब चुपचाप आराम करो। मैं बाहर डॉक्टर से सारी बात पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी दवा सब कैसे देनी है वगैरह वगैरह। यह बोलकर रुद्र वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे मेघना भी बाहर आते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आप काजल के पास से बहाना बनाकर क्यों बाहर आ गए। रुद्र मेघना की आवाज सुनते ही उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेघना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सब देखकर तुम्हें कितना ज्यादा बुरा लगता होगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। मेघना रुद्र को वो सब कहते सुनी तो मुस्कुराते उसके हाथ पकड़ बोली, पहले आप आइए मेरे साथ। और उसे बेंच पर बिठाते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये सब देखकर बुरा लगेगा? बल्कि मुझे खुशी है कि आप काजल के काम आ रहे हैं। वो इस वक्त अपनी याददाश्त भूल चुकी है, इसी वजह से आपको अपना मंगेतर समझ रही है। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप उसके साथ रहते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश कीजिए कि राजीव जी उनका प्यार है और वो उनसे कितना प्यार करती है। रुद्र कहता है, पर जब वो मुझे उस तरीके से छूती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है और मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। पता नहीं मैं उसे कब तक संभाल पाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, आप इस तरह से खुद को मत कोसिए। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, बस अपनी दोस्त को ठीक करने के लिए उसका साथ दे रहे हैं। मेघना के इतने हिम्मत भरी बात कहने से रुद्र को भी थोड़ी हिम्मत आई। फिर वो भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, शायद यही सही तरीका है और मैं काजल को ठीक करके रहूंगा। यह बोलकर रुद्र जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर जाकर एक कार को ले आया। फिर काजल को उठा हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए सभी उस कार में बैठकर अपने घर के लिए चल दिए।
कुछ ही दूर गए हुए ही थे कि तभी काजल ने धीरे से बोला, रुद्र, मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं घर जाऊं तो सीधे तुम्हारे घर ही जाऊं और वहीं पर कुछ दिन रहूं। प्लीज मुझे सीधे अपने ही घर ले चलो। माँ, प्लीज रुद्र से कहो ना कि वो मुझे अपने घर ही लेकर जाए। काजल की माँ को अब कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा था। बस वो एक बार मेघना की तरफ देखती तो एक बार रुद्र की तरफ। उनको ऐसा करते देख काजल फिर से बोली, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कुछ कहा? आपका ध्यान किधर है? काजल परेशान ना हो जाए इसलिए मेघना झट से आगे बोल पड़ी। हाँ हाँ काजल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम सीधे रुद्र जी के साथ उन्हीं के घर आना, कितना मजा आएगा। मैं भी कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूंगी। काजल मेघना की बात सुनकर आगे खुशी से बोली, हाँ भाई, तो मुझे भी बहुत मन लगेगा। फिर हंसते हुए बोली, यह तुम रुद्र को रुद्र जी क्यों बोल रही हो? कितना ऑकवर्ड लग रहा है। आजकल के जमाने में कोई किसी को ऐसे कैसे बुला सकता है? इस पर मेघना ने बड़े शांत भाव में जवाब देते हुए बोली, वो मैं बचपन से ही सभी को ऐसे ही बुलाती हूँ ना, तो मुझे आदत है। काजल अभी मेघना से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी गोद में खेल रही राधिका पर गई, जो उसे ही देख रही थी। उसे देखते ही काजल एकदम से बच्ची बन गई और झट से मेघना की गोद से वो बच्ची अपनी गोद में लेते हुए बोली, वाह, कितनी प्रिटी बेबी है। नाम क्या है इसका? मैं तो इसके साथ खूब खेलूंगी। काजल को इतना खुश देखकर सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और तभी मेघना ने उसे बताया कि उसका नाम राधिका है और प्यार से सब उसे गुड़िया भी बुलाते हैं। राजीव बस साइड में बैठे बैठे काजल को तिरछी निगाहों से देख रहा था। उससे बात करने की तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि अगर वो पूछ ले कि वो क्यों बात करना चाहता है तो फिर वो उससे क्या कहेगा। इसलिए जब से काजल होश में आई थी तब से राजीव अपने मुंह को बंद ही कर लिया था। खैर, आपस में बात करते करते वो लोग घर पहुंच ही गए। रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी। दिन भर का सफर, उसमें काफी सभी थक गए थे। इसलिए रुद्र ने काजल को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए जानबूझकर राजीव से कहा, राजीव, मैं तब तक गाड़ी पार करके आता हूँ। तब तक तुम सभी को, खासकर काजल को, जरा ध्यान से घर के अंदर लेकर आओ। राजीव रुद्र की बात सुनते ही वो झट से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं कैसे? राजीव को बीच में ही रोकते हुए फिर से रुद्र बोल पड़ा, रात काफी हो गई है, अब जल्दी निकलो भी राजीव। काजल, तुम अंदर चलो, तुम्हें राजीव लेकर चला जाएगा। मैं आता हूँ। पहले तो काजल रुद्र से कहती है वो उसी के साथ अंदर जाएगी, पर फिर रुद्र उसे कहता है कि वो उसकी बात नहीं मानेगी, तो काजल उसे मना नहीं कर पाती है और राजीव की गोद में जाने को तैयार हो जाती है। राजीव धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोल काजल को अपनी गोद में उठाते हुए घर की तरफ चल देता है। मन ही मन वो काजल को अपनी बाहों में देख बहुत खुश होता है, पर वो ये भी जानता है कि यह सब बस कुछ क्षण भर के लिए है। लेकिन फिर भी वो खुश है कि कम से कम वो कुछ ही क्षण काजल के पास तो है। उसे लेकर वो दरवाजा खोल अंदर आने वाला होता है कि तभी रुक्मणी राजीव को वहीं रोकते हुए कहती है, एक मिनट राजीव, आप काजल को लेकर वहीं पर खड़े रहिए, हम आते हैं। ये बोलकर वो पूजा की थाली लिए अंदर से दरवाजे की तरफ आती है। नेक्स्ट पार्ट।